हे एवरीवन, वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम आपके लिए लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट की लेक्चर सीरीज़ में से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है अभी तक हमने बात की थी, जितने भी 12 लेक्चर्स हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें हमने बात की थी जितने भी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड द एसेंशियल्स ऑफ दीज टू थिंग्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने बात की थी। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे हमने बात की थी। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी, माइनर या मेजर, वो हमने बात की थी। वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर की, जो आता है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। आपको पता है जो वन ऑफ द बेसिस और एसेंशियल एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट और इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से अगर हम सेक्शन 11 की बात करें, तो सेक्शन 11 ये कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। उसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो है ही मस्ट नॉट बी अ माइनर। माइनर की डेफिनेशन हम आगे जाके बात करेंगे। ही मस्ट नॉट बी इनसेन, ये सेकंड इसमें एक कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन जो है, ही मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एक डिफरेंट क्रैक्स में लेंगे, इसका मतलब ये है कि 3 कैटेगरीज ऐसी है जो कॉम्पिटेंट नहीं है टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। वो 3 पर्सन कौन है वो हम देखेंगे। तो पहला ये है कि ही अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। मतलब ये है कि जो माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट और टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको कैपेसिटी नहीं है टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये है कि पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ही डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। एंड तीसरा ये, अ पर्सन हु हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ दैट टू डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। नो, अब अगर हम बात करेंगे माइनर है कौन। अभी तक हमने बात की थी कि मतलब एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में जनरल रूल क्या है। अब अगर हम बात करेंगे ये माइनर है कौन, अगर हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 की बात करें, तो माइनर जो है, माइनर इज़ अ पर्सन जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज जो है वो कंप्लीट नहीं की होगी। और जो ये, लेकिन अगर हम ये तो जनरल रूल है, लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर दैट पर्सन हु इज़ अंडर गार्डियनशिप, तो उसकी जो माइनॉरिटी एज है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रही है अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन जो है ही इज़ अंडर गार्डियनशिप, ही हिज एज ऑफ माइनॉरिटी मस्ट इज़ 21 ईयर्स एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जो है गार्डियनशिप के अंडर नहीं है, उस पर्सन की माइनॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है आफ्टर 18 ईयर्स। आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स उसकी माइनॉरिटी ख़त्म होती है। लेकिन वन हु इज़ अंडर द गार्डियनशिप, who is under the guardianship, his age of minority extends up to 21 ईयर। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन जो है उसके वो गार्डियनशिप के अंडर है और उसके साथ हमें एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स की जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है उस पर्सन के साथ अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पर्सन की जो एज जो है वो वैलिड है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। तो ये जो अभी मैंने आपको माइनॉरिटी की डेफिनेशन बताई कि माइनर है कौन, तो माइनर के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक वन ऑफ द लैंडमार्क केस है मोहरे बीबी वर्सेस दामोदास बोस, जिसमें ये कहा गया था, एक माइनर था यहाँ पे जिसने एक मॉर्टगेज डीड जो है वो एग्जीक्यूट की थी। मतलब अपने घर को जो है वो गिरवी रखा था। क्यों गिरवी रखा था? क्योंकि उसको 20,000 रुपये चाहिए थे और 20,000 रुपये का लोन उसने लेना था, इसलिए उसने अपने मकान को जो है वो गिरवी रखा था। बट ही वाज माइनर। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने 8,000 रुपये जो है वो यहाँ पे एडवांस में लिए थे। और जब उसने 8,000 रुपये एडवांस में लिए थे, उसके बाद क्या हुआ था, ही रिफ्यूज़ टू रिटर्न द एडवांस एंड ही रिफ्यूज़ टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी वहाँ पे मॉर्टगेज डीड जो हुआ था विद द मनी लेंडर। तो यहाँ पे जो एक सूट लाई गई इन ऑर्डर टू सेट असाइड द मॉर्टगेज डीड। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे माइनर के साथ हुआ है, जिसके साथ डीड मॉर्टगेज हुई थी, उसके साथ जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैलिड नहीं है, वो वाइड एब इंश्यो है।
क्योंकि उसकी एज जो है वो उसने एज़ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट वो जो है वो मेजॉरिटी अटेन नहीं किया है। दैट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है और वो वॉइड एब इनिशियो है, जिसका मतलब यह है कि इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द कोर्ट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट एट एनी कॉस्ट। तो हमने जो माइनर कौन है बेसिकली ये समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ माइनर या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ विद माइनर वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है। तो पहली बात है, जो बेसिक चीज है, दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, जिसको हम वाइड एब इनिशियो कहते हैं। सो ये है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमने माइनर के साथ किया वो वाइड है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड उसको एनफोर्स कराने का कोई सवाल भी नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज वो वाइड एब इनिशियो होता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ पे जो केस लॉ अभी हमने डिस्कस किया था मोरिब बीबी वर्सेस दामोदास घोष, उसमें भी कोर्ट ने ये कहा था क्लियरली दैट एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज void ab initio right from the beginning and it cannot be enforced by any means। अब जो दूसरा है वो है प्रोमिसी और बेनिफिशियरी बट नॉट प्रोमिसर। ये यहाँ पे बात ये कह रही है बेसिकली कि जो माइनर है वो प्रोमिसर कभी नहीं हो सकता है, ऑफरर वो कभी नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने ऑफर किया तो उसमें फिर क्या बात है कि वो हमेशा वाइड एब इनिशियो है, उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, ना ही उसके वैसे कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स किसी पर्सन को मिल सकते हैं। बट जो माइनर है वो प्रोमिसी हो सकता है, वो बेनिफिशियरी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां पे बेनिफिट जो है वो माइनर को मिल रहे हैं, तो प्रोमिसी जो है, ऑफरी जो है या एक्सेप्टर जो है वो यहाँ पे माइनर है, क्योंकि वो वहां पे खाली बेनिफिट्स किसको है, वो माइनर को मिल रहे हैं। माइनर की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बट खाली बेनिफिट जो है वो माइनर को मिल रहे हैं। सो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बेनिफिट जो है वो माइनर को मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो इनवैलिड नहीं है, वो वाइड नहीं है। तो क्योंकि जो नेचर ऑफ माइनर्स का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ माइनर की जो है वो उसमें क्लियरली मेंशन हुआ है कि दैट एक माइनर जो है वो प्रिविलेजेस गेन या बेनिफिट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट वो लायबल नहीं ठहराया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें एक केस लॉ है जिसका नाम है राघावचारी वर्सेस श्रीवासन वर्सेस श्रीनिवासन, जिसमें ये कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज का मसला था। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ था मॉर्टगेज का इन फेवर ऑफ द माइनर, दैट इज एनफोर्सेबल बिकॉज माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट्स, और वो माइनर के हक में था। इसलिए यहाँ पे माइनर को जो है वो प्रोमिसी ठहराया गया था और बोला गया था कि इट कैन बी एनफोर्स्ड इन हिज फेवर। अब जो तीसरा है दैट इज नो रेक्टिफिकेशन। पहले हमें यह समझना है कि रेक्टिफिकेशन है क्या। रेक्टिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट अप्रूवल या सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस, जो प्रिंसिपल की तरफ से आती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनके ऑफिशियल जो है वो किसी मीटिंग में जाते हैं, तो वहां पे क्या है, वो ऑफिशियल जो है वो किसी चीज पे जो है वो सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये होता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जब यहाँ पे ये सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद क्या है, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अगर उनको एक्सेप्ट है तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो उसको सब्सिक्वेंट अप्रूवल करेंगे, उसके बाद ही वो चीज जो है वो एनफोर्सेबल हो जाती है। अगर नहीं था, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं होगा एक्सेप्टेबल वो चीज, तो वो फिर उसको क्लियरली वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वो वहीं पे खत्म हो जाती है। ये रेक्टिफिकेशन है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है उस टाइम पे अगर एक पार्टी जो है वो माइनर थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो
बेनिफिट्स ऑफ द माइनॉरिटी है वो कंटिन्यू रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बोला बेनिफिट्स ऑफ द माइनॉरिटी जो है वो कंटिन्यू रहेंगे इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी 18 और इन केस ऑफ गार्डियनशिप देन 21। तो फिर भी इस पर्सन को जो ये मेजॉरिटी अटेन करेगा, इस पर्सन को कोई भी जरूरत नहीं है कि वो इस जहां जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बेनिफिट्स हासिल कर रहा है उसको कोई भी जरूरत नहीं है वो उसको रेक्टिफाई करे, या अगर इस माइनर से कभी इसने कोई चीज ऐसी की कि कहीं पे जो है वो इसके वजह से कोई कहीं पे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको कोई भी वहां पे वो रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसको वैलिडेट कराने के लिए या उसको लीगलाइज कराने के लिए इसको कोई भी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। इसका जो भी एक्ट हुआ होगा कहाँ पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइनॉरिटी। एक केस लॉ यहाँ पे इसमें जो जिस केस लॉ का नाम है स्वराज नारायण वर्सेस शुका। इस केस लॉ में क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ पे जो है ये कहा गया था कि जो माइनर है उसको जरूरत नहीं है अपने केस लॉ को अपने जो एक्ट को वो रेक्टिफाई करने या कंडक्ट जो है वो रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है जब वो मेजॉरिटी जो है वो अटेन करेगा। यहाँ पे बोला गया था अगर किसी पर्सन ने बोरो किए कुछ पैसे, अगर इसने कुछ पैसे बोरो किए थे ड्यूरिंग द माइनॉरिटी और उसके बाद जब इसने क्या कहते हैं इसको मेजॉरिटी हासिल की, अगर उसने सब्सिक्वेंट प्रॉमिस किया, फ्रेश प्रॉमिस किया कि मैं इन पैसों को वापस दूंगा अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसी कंसिडरेशन जो ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ली गई है वो गुड कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक पर्सन जो है उस एक्ट को रेक्टिफाई नहीं करने की जरूरत नहीं है, ना वो कर सकता है। कैसा एक्ट कि यहाँ पे जो उसने पैसे लिए बोरो किए थे ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, तो ये जो बोरोवर जिसने इसको पैसे दिए थे वो इसको जो है वो वापस ले भी नहीं सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब इस माइनर ने अगर मेजॉरिटी अटेन किया उसके बाद ये बोलेगा इसको चलो मैं आपको वापस दूंगा, एज अ प्रॉमिस कर रहा है मैं आपको वापस दूंगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो ये क्योंकि बोला गया कि जो इसने माइनॉरिटी में लिया था वो एक गुड कंसिडरेशन नहीं कहलाया जा सकता है, जो इसने माइनॉरिटी में लिया था ना ही वो वैलिड है, तो ये बंदा जो है यहाँ पे उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता है, ना ही उसको करना चाहिए। अब अगर हम एक और चीज की बात करें यहाँ पे जो है नो रेस्टिट्यूशन, ये इसको हम पहले मैं बताऊंगा जो रेस्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसको हम इलॉबरेटिवली वे में डिस्कस करेंगे ये डॉक्ट्रिन है क्या, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे अभी क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या है, तो रेस्टिट्यूशन को भी हम उसी वे में जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि ये वाले टॉपिक को हम कंक्लूड कर सके, उसके बाद हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन पे आएंगे। रेस्टिट्यूशन की बात करें व्हेन इट कम्स टू माइनर्स एग्रीमेंट, उसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा रेस्टिट्यूशन बेसिकली है क्या। रेस्टिट्यूशन का सिंपल मतलब यह है कि जहां पे हम जो भी हमने कोई चीज या कोई प्रॉपर्टी ली होगी जो उसका राइटफुल ओनर होगा, चाहे उसको लॉस्ट हुई है या उसको उससे हमने छीन ली है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसको वापस करना टू द राइटफुल ओनर, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात है माइनर्स एग्रीमेंट की, अगर माइनर ने कोई भी चीज जो है बाय वे ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कोई चीज ली है, चाहे अपनी एज को जो है वो छुपाई है या बाय एनी अदर मीन्स उन्होंने कुछ अनड्यू बेनिफिट जो है किसी ट्रांजैक्शन या किसी एक्ट से लिए हैं, तो वहां पे क्या वो माइनर को वो चीज वापस करनी है राइटफुल ओनर को या नहीं। अगर इंग्लिश लॉ ये कह रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कह रहा है कि अगर वो चीज जो है वो माइनर के पास अभी मौजूद थी, वो उसके पोजीशन में ट्रेस आउट हुई, तो फिर माइनर को वो चीज वापस करनी है। लेकिन अगर ये चीजें जो है जो भी कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी जो है माइनर को दी थी या उसने अनड्यू बेनिफिट्स किसी चीज से लिए है और वो चीज जो है रिकवर नहीं हुई या ट्रेस आउट नहीं हुई माइनर के पोजीशन से, फिर वो वापस नहीं कर सकता है, ना ही उसको मतलब ये कहा जा सकता है कि आप वो वापस कीजिए। इसमें एक केस लॉ है, केस लॉ का नाम जो है वो है एक इंग्लिश केस लॉ है बेसिकली, जिसका नाम है लेस्ली वर्सेस
चले, इसमें क्या था, इसमें यह था कि एक माइनर ने जो है अपनी एज जो है वो मिसरिप्रेजेंट की थी और उनको बोला था कि मैं जिनसे इसने जो मनी लैंडर से जिनसे इसने मनी बोरो किया था 200 यूरोज ईच, तो इसने क्या बोला था इनको कि अपनी एज जो है वो मिसरिप्रेजेंट की थी कि मैं जो हूँ मेजर हूँ। लेकिन फिर जब इसने वापस नहीं दिया इनको पैसे, तो ये जब कोर्ट में गए, क्योंकि उसने वो पैसे खर्च किए थे तो वो उसके पोजीशन में पैसे नहीं थे, तो कोर्ट ने ये कहा यहाँ पे कि जो इन्होंने मनी लेंडर जो थे, जो कह रहे थे कि हमें पैसे वापस दीजिए, और वो रिकवर करने आए थे कोर्ट के पास वो पैसे, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो पर्सन है वो चूंकि माइनर है, तो माइनर की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर वो पैसे माइनर के पोजीशन में है तो तब उसको वो वापस करने हैं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पैसे है ये हम रिकवर नहीं कर सकते हैं माइनर से, क्योंकि उसके पास जो है वो मनी जो है उसके पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए जो इन्होंने जो पिटीशन की थी या इन्होंने जो सूट लाई थी टू रिकवर द मनी, वो कोर्ट हेल्ड दैट इट सच सूट इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि वो पैसे जो है वो माइनर के पोजीशन में नहीं थे। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया आपको रेस्टिट्यूशन है क्या, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम एलॉबरेटिवली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ हमें नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जो है वो समझना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को भी टच किया। एक और पॉइंट है जो है वो है नो एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या है, टू शट द माउथ, या ये सिंपल मतलब है टू शट द माउथ। इसका जो बेसिक रैक्स है वो ये है कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी स्टेटमेंट कहीं पे दी या कोई भी वर्ड्स कहीं पे बोले, तो ही इज बाउंड बाय दोज वर्ड्स, ठीक है, ये सिंपल मतलब है। अब माइनर के केस में क्या हो जाता है, यहां पे ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे किसी भी माइनर ने बोला, अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट किया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो इन्वॉल्व हुआ, या एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया, या किसी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया, ये कह के कि मैं माइनर हूं, मेरी एज ये है, या मेरी एज मतलब अपनी एज को यहाँ पे मिसरिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो पर्सन, वो जो माइनर है वो बाउंड नहीं है बाय हिज वर्ड्स। अगर उसने बोला मैं मेजर हूं, वो मेजर नहीं था, तो जो अदर पार्टी है वो उसको अपने वर्ड्स पे नहीं ले सकती है, वो उसको यहाँ पे लायबल नहीं ठहराए, वो उस माइनर को यहाँ पे लायबल नहीं ठहराएंगे कि वो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल या अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टॉपल, क्योंकि माइनर के केस में माइनर इज नॉट बाउंड बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट और बाय हिज एक्ट्स। यहाँ पे एक केस लॉ था, केस लॉ का नाम जो है वो है ऑथिमोलन चिट्राई वर्सेस ILR। यहाँ पे कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि माइनर के अगेंस्ट जो है वो एस्टॉपल का डॉक्ट्रिन जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है, और माइनर जो है वो लायबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि माइनर इज नॉट बाउंड बाय हिज वर्ड्स इवन इफ he misrepresents his age, and on that sole basis he enters into a contract। so minor के अगेंस्ट भी एस्टॉपल जो है वो यूज नहीं हो सकता है। अब है बात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। ये कहा जा सकता, कहते हैं कि माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी है, या माइनर को हम लायबल नहीं ठहरा सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जहां पे किसी पार्टी को उसको लायबल ठहराते हैं या उसको कंपेल किया जाता है वहां पे कि आपको एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से एक चीज जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो वो एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है, जैसे जो एज पर टर्म्स और कंडीशंस उन्होंने एग्री किया होता है एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे उसको अल्टरनेटिव वे जो है वो नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एग्जैक्टली उसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो करनी पड़ती है जो उसने प्रॉमिस के टाइम पे एक्सेप्ट किया होता है। लेकिन माइनर के केस में जो है हम माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब लास्ट वाला जो है नो वाइकेरियस लायबिलिटी। आपको पता है माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड है, माइनर को जो है वो लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। अब यहाँ पे ये भी है वाइकेरियस लायबिलिटी, यहाँ पे ये है कि एक के कंडक्ट या एक के एक्ट के जगह जो है दूसरा जो है उसको वो लायबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एजेंट ने अगर कोई एक्ट किया होगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पे भी वाइकेरियस लायबिलिटी
आ जाती है, प्रिंसिपल भी लायबल हो जाता है फॉर द मास्टर या सर्वेंट। अगर सर्वेंट ने कोई काम किया ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर, तो वहां पे अगर सर्वेंट से कोई गलती हुई या कोई लायबिलिटी चढ़ी तो वो वाइकेरियसली लायबल वहां पे प्रिंसिपल भी हो जाता है। वाइकेरियस लायबिलिटी में आप ये कह सकते हो कि जहां पे एक दूसरे के एक्ट के लिए कोई और जो है वो लायबल हो जाता है अंडर एनी काइंड ऑफ है रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर्स ने कोई एक्ट किया, कोई कंडक्ट किया, वो खुद तो लायबल नहीं है, उसके साथ साथ जो उसके पेरेंट्स है या जो उसके गार्डियंस है वो भी लायबल नहीं है। दैट मीन्स कि माइनर के केस में माइनर का जो एग्रीमेंट है या माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। अगर माइनर खुद लायबल नहीं है, माइनर के साथ साथ ना ही उसके पेरेंट्स लायबल है, ना ही उसके गार्डियंस लायबल है। दैट वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। कि अगर हम माइनर के साथ, पहले हमने बोला कि माइनर को जो है वो कैपेसिटी नहीं है टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने ये बोला कि नेचर ऑफ सच का एग्रीमेंट क्या होगा। अगर हम माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका नेचर क्या होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आ जाते हैं नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, कि वहां पे क्या हो जाता है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो वाइड एबिन होता है, वाइड होता है, और प्रॉमिस ही बन सकता है, या रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है, रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमारा जो नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जो है वो कवर कर देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ माइनर, यू नो व्हेन द सम नेसेसरीज आर सप्लाइड टू हिम, whether minor is liable in such case or not। तो यहाँ पे बेसिकली वो हम एज एन, इतना मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि वो एज जो है एज एक्सेप्शन टू दीज फीचर्स हम ले सकते हैं एज ए नेचर ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell, don't forget to press the bell icon so that you will get the latest notification of each and every video. Till then, goodbye.